भारत के सबसे करीबी दोस्त रशिया ने सेंट्रल एशिया के अंदर एक कौन सा स्टेप उठा लिया है जिसके बाद भारत और जयशंकर सर को भी अपनी विदेश नीति को रिव्यू करना पड़ेगा। ब्रिटेन के F-35 के पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है कि अब ब्रिटेन को भारत के ऊपर भरोसा नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत से 10 साल के लिए कौन से कमिटमेंट चाहता है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत के नए चेस स्टार गुकेश डोमाराजू के बारे में, जिसने वर्ल्ड चैंपियन और नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन को एक बार फिर से हरा दिया है। क्रोएशिया में सुपर यूनाइटेड चेस चैंपियनशिप हो रही है, जिसमें गुकेश ने एक बार फिर भारत का नाम रोशन किया है। मैग्नस के खिलाफ गुकेश की ये विन इसलिए खास हो जाती है क्योंकि गुकेश के साथ चेस का मैच खेलने से पहले वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस ने गुकेश के बारे में काफी बुरा कहा था। मैच से पहले जब मैग्नस ने पूछा गया कि उनका जो गुकेश के साथ मैच है उसके ऊपर क्या कहना है, तो उसके जवाब में मैग्नस ने कहा कि गुकेश ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है जो ये इंडिकेट करता हो कि वो इस टूर्नामेंट में अच्छा खेलेगा। मैं उसके लिए आशा करता हूँ कि वो अच्छा खेले, लेकिन जब इस टूर्नामेंट के अंदर मेरा गुकेश के साथ मैच होगा तो मेरी अप्रोच यही रहेगी कि मैं टूर्नामेंट के एक वीक यानी कि टूर्नामेंट के कमजोर प्लेयर्स के साथ मैच खेल रहा हूँ। यानी मैग्नस के अकॉर्डिंग ये जो क्रोएशिया में टूर्नामेंट हो रहा है इसमें गुकेश एक छोटा और बहुत ही कमजोर प्लेयर है और वो उसको सीरियसली भी नहीं ले रहा है। मैग्नस की स्टेटमेंट के बाद हमारे गुकेश ने मुंह से कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था, लेकिन जब चेस बोर्ड के ऊपर मैग्नस सामने आया तो हमारे गुकेश ने उसको हराकर सारे का सारा घमंड तोड़ दिया। वीडियो रिकॉर्ड करते समय अगर इस टूर्नामेंट की रैंकिंग्स के ऊपर नजर डालें तो लगातार 5 मैच जीतने के बाद गुकेश नंबर 1 के ऊपर है और मैग्नस नंबर 6 के ऊपर। हम सबको गुकेश के ऊपर गर्व है। वी आर प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ब्रिटिश नेवी के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट के बारे में, जो 20 दिन से भारत के एयरपोर्ट के ऊपर पार्क्ड है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि ब्रिटिश नेवी और लॉकहीड मार्टिन ने इस F-35 को बियॉन्ड रिपेयर ऑन साइट डिक्लेयर कर दिया है। जब भी किसी एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर को बियॉन्ड रिपेयर ऑन साइट डिक्लेयर किया जाता है, इसका मतलब होता है कि उस एयरक्राफ्ट को उस जगह के ऊपर जहां पर वो एक्सीडेंट या डैमेज हुआ हो वहां पर उसको ठीक करना टेक्निकली या फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसे केसेस में एयरक्राफ्ट को उस लोकेशन के पास से किसी बड़े मेंटेनेंस फैसिलिटी या फिर मैन्युफैक्चरर के पास भेजना पड़ता है, या फिर कभी कभी उस एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट को स्क्रैप भी कर दिया जाता है अगर रिपेयर की कॉस्ट एयरक्राफ्ट की वैल्यू से काफी ज्यादा हो। इससे पहले ब्रिटेन ने कहा था कि वो अपने F-35 को केरला के एयरपोर्ट के ऊपर ही रिपेयर करेंगे, लेकिन अब इसको बियॉन्ड रिपेयर ऑन साइट डिक्लेयर करने का मतलब है कि ये दिखाता है कि F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को काफी गहरा डैमेज पहुंचा है। ब्रिटिश नेवी और लॉकहीड मार्टिन अब इस F-35 को डिसमेंटल करेंगी, यानी फाइटर जेट के विंग्स, टेल्स वगैरह कुछ मेन पार्ट्स को अलग अलग किया जाएगा और फिर उसको मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में डालकर ब्रिटेन ले लिया जाएगा। इसके साथ ही ब्रिटेन ने कहा है कि वो केरला एयरपोर्ट की पार्किंग फीस और हैंगर फीस के ड्यूज भी क्लियर कर देंगे। F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट के अंदर जो एवियोनिक्स, सेंसर्स और मिशन सिस्टम लगे होते हैं वो नाटो और यूएस एलाइज के टॉप सीक्रेट्स में आते हैं एंड अमेरिका इनको लेकर काफी सीक्रेसी मेंटेन करता है। जबकि भारत को देखें तो भारत एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर फाइटर जेट्स, नेवल वॉरशिप्स, सबमरीन्स और न जाने कितने और कई तरह के रशियन वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को किसी भी फॉरेन या फिर अनसिक्योर्ड लोकेशन के ऊपर खोलना या फिर ऐसे देश में खोलना जहां पर रशिया के वेपन्स काफी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किए जा रहे हो, रशिया का मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हो, अमेरिका इसको अपने लिए एक थ्रेट की तरह मान सकता है। और देखा जाए तो 5th जनरेशन F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट काफी एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट है, जिसमें स्टेल्थ कोटिंग, रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल और सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स लगे होते हैं। हो सकता है कि रिपेयर के लिए काफी हाईली क्लासिफाइड कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हों, जिन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद भारत में लाना पड़ता। इसी वजह से लॉकहीड मार्टिन और ब्रिटिश नेवी ने शायद डिसाइड किया हो कि ऑन साइट रिपेयर करने का रिस्क नहीं लिया जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका और भारत की डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन ने अनाउंस किया है कि वो भारत के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क को साइन करना चाहते हैं। 2 दिन पहले जो भारत और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर्स ने आपस में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है उसमें इस 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क के बारे में भी चर्चा हुई है। अभी दोनों देश ये चर्चा कर रहे हैं कि इस 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क में क्या क्या चीजें शामिल की जाए, और जब राजनाथ सिंह जी और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेगसेथ बायलैटरल मीटिंग करने के लिए आपस में मिलेंगे उसमें ये डील साइन हो सकती है। अभी जो अमेरिका और भारत का 10 साल का डिफेंस पैक्ट साइन होगा इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जा रहा है इसके बारे में तो खैर पेंटागन ने अभी कुछ नहीं बताया है। दोनों देश सैन्य संबंधों को मजबूत करने, सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस करने, इमरजेंसी में एक दूसरे को सपोर्ट करने, ज्वाइंट डिफेंस प्रोडक्शन, ज्वाइंट पेट्रोलिंग, या मे भी हो सकता है कि दोनों देश ये टारगेट रखें कि अगले 10 साल में क्या क्या गोल्स को अचीव करना है। क्योंकि जब पहले से सेट गोल्स होते हैं, एक सेट डायरेक्शन और एक टारगेट होता है, तो उसको टाइम बाउंड मैनर के अंदर कंप्लीट करना
करंट गवर्नमेंट के लिए भी इजी हो जाता है और आगे आने वाली सरकारों को भी पता होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। अब एक्चुअल में इस 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क में क्या क्या होता है वो तो खैर जब ये रिलीज होगा तभी पता चलेगा, इसलिए गैस करके अंदाजा लगाने का कोई फायदा नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच ये पहला 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क होगा एंड अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो इसको दोबारा से रिन्यू कर दिया जाएगा और हो सकता है कि भारत इस तरह का 10 ईयर फ्रेमवर्क और इस तरह का डिफेंस एग्रीमेंट और भी कंट्रीज के साइन कर सकता है। इजराइल, फ्रांस, रशिया या फिर जापान ये टॉप के ऊपर हो सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रशिया से। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि रशिया की गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान में तालिबान रजीम की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करके मान्यता दे दी है और तालिबान शासन को एक लेजिटिमेट सरकार और लीगल अथॉरिटी मान लिया है। तालिबान रजीम को रिकॉग्नाइज करने वाला रशिया दुनिया का पहला देश बन गया है। इसका मतलब है कि रशिया अब तालिबान के लीडर्स के साथ डायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाएगा, उनको अपने देश में बायलैटरल लेवल की मीटिंग्स के लिए इनवाइट करेगा और सबसे इंपॉर्टेंट, रशिया तालिबान रजीम के साथ अब ट्रेड और डिफेंस डील्स भी साइन करेगा। तालिबान को हथियार भी प्रोवाइड करेगा। तालिबान ने रिसेंटली चाइना को माइनिंग राइट्स दिए थे और रशिया भी चाह रहा है कि अफगानिस्तान के रिसोर्सेज और रेयर अर्थ मिनरल्स और मेटल्स का एक्सेस उसको भी मिले। इसके लिए तालिबान रजीम के साथ अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करना काफी इंपॉर्टेंट था। रशिया के बाद अब शायद हो सकता है कि ईरान, चाइना और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो अफगानिस्तान के पड़ोस में सिचुएटेड है वो भी तालिबान रजीम को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लें और तालिबान को लीगल अथॉरिटी मान लें, जिसके बाद ये सब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस दोबारा से बहाल कर सकते हैं। अगर ज्यादा देश तालिबान रजीम को रिकॉग्नाइज करते हैं तो भारत को भी अपनी अफगानिस्तान की पॉलिसी के बारे में दोबारा से सोचना पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को तालिबान रजीम को मान्यता दे देनी चाहिए, हाँ या फिर ना? पहले अमेरिका, यूरोप और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज का वेट करना चाहिए। नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। वैसे नोट करने वाली बात यह है कि तालिबान अपने तौर तरीकों के ऊपर 1 इंच तक भी नहीं झुका है। गर्ल्स एजुकेशन को रोक दिया है, महिलाओं के ऊपर पाबंदी लगा दी, औरतों को जॉब से निकलवा दिया और न जाने कैसे कैसे फरमान सुनाए, अजीबोगरीब फैसले लिए। एक समय पर रशिया इसी तालिबान के साथ लड़ रहा था। आज तालिबान को रिकॉग्नाइज करने वाला, मान्यता देने वाला रशिया दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रशिया और भारत को लेकर। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज आ रही है कि रशिया ने अपने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई Su-57 के ऊपर भारत को नया ऑफर दिया है। रशिया ने कहा है कि वो सुखोई Su-57 को भारत के साथ मिलकर मेड इन इंडिया के तहत भारत में इसकी ज्वाइंट प्रोडक्शन करने के लिए भी रेडी है। रशिया ने कहा है कि इसके लिए भारत को नई मैन्युफैक्चरिंग लाइन भी स्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी, यानी भारत को हेविली इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। रशिया के अकॉर्डिंग जो महाराष्ट्र के नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी है, जहां पर इससे पहले सुखोई Su-30 MKI मैन्युफैक्चर हुआ करते थे, यहीं पर सुखोई Su-57 को भी मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। ये रशिया ने भारत को ऑफर दिया है। इसके साथ ही इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि रशिया ने भारत को 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने का प्रॉमिस किया है और कहा है कि वो भारत को Su-57 का सोर्स कोड भी देने के लिए तैयार है, जो फ्रांस भारत को नहीं दे रहा था। सोर्स कोड भारत को मिलने का मतलब है कि भारत अपने वेपन्स को आसानी से सुखोई Su-57 के ऊपर इंटीग्रेट कर सकता है। ये कहना है रशिया का। खैर, वैसे आपको दोनों में से कौन सा स्टेल्थ फाइटर जेट ज्यादा बेटर लगता है, अमेरिका का F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट या फिर रशिया का सुखोई Su-57? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान की IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर को लेकर। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपने 25 साल पुराने ऑपरेशंस को बंद करने का, यानी कि अचानक से क्लोज करने का फैसला ले लिया है। माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में अपने ऑफिस को बंद कर रहा है, जो कि पाकिस्तान के टेक सेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल लेवल के ऊपर रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी और डिक्लाइनिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के कारण माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान से ये एग्जिट करने का फैसला कर चुका है। अब ऐसा नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में अपने प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को वहां पर नहीं बेचेगा, बस ऑफिस या फिर माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज की वहां पर फिजिकल प्रेजेंस नहीं रखेगा। आसपास की कंट्रीज के जरिए पाकिस्तान को सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन लोकल प्रेजेंस का ना होना ये चीज पाकिस्तान के IT और टेक इकोसिस्टम को आगे चलकर काफी इंपैक्ट करेगा और पाकिस्तान को इससे काफी मॉनेटरी लॉस भी होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का नुकसान होगा, IT एक्सपोर्ट्स में डिस्ट्रप्शंस आएंगी, जॉब का लॉस होगा। पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और भी लो होगा, जिसके बाद दुनिया की मेजर कंपनीज भी अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।